बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम देखने जा रहे हैं इस पुस्तक का तीसरा पाठ जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनके अंतर्गत आज जिस शीर्षक पर हम बात करेंगे वो है चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। और ये जो शीर्षक है इस पाठ का 16वां भाग होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर आज का शीर्षक है चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी, किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ, इसके बारे में कुछ बिंदु हैं। तो सबसे पहला बिंदु है भारत में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी या इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो प्रचार है वो बहुत धीरे धीरे हुआ। उस वक्त समाज जो था वो अलग अलग वर्णों में, अलग अलग जात पात में बटा हुआ था और इस धर्म को अपनाने में लोगों को समय लगा। इसका प्रचार जो है वो बहुत ही धीमे हुआ। दूसरा बिंदु है मूल रूप से क्षत्रिय आंदोलन था। यहाँ पर जैसा कि हमें पता है उस वक्त का जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे अंतिम जो थे वो शूद्र थे। उस वक्त कुछ ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो यहाँ पर इसीलिए इसे एक क्षत्रिय आंदोलन कहा जा रहा है क्योंकि इस धर्म के आने से पहले तक हर चीज का फैसला जो है या हर चीज का जो निर्णय है वो ब्राह्मण समाज लिया करता था। और ब्राह्मण समाज जो था, पुरोहित जो थे, जो पंडित थे, वो इस धर्म के खिलाफ थे। तो यहाँ पर इसीलिए इसे क्षत्रिय आंदोलन कहा जा रहा है। यहाँ पर जो क्षत्रिय थे, खासकर जो राजा महाराजा थे, वो धीरे धीरे उनका झुकाव जो है वो बौद्ध धर्म की तरफ होने लगा। आगे शासक वर्ग और पुरोहितों के बीच संघर्ष। यहाँ पर यही चीज बताई गई है। जो शासक वर्ग था, जो राजा महाराजा थे, उनका ध्यान धीरे धीरे इस धर्म की तरफ जाने लगा। यही चीज जो है वो ब्राह्मणों के साथ इनके संघर्ष का कारण बनी। आइए आगे देखते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण के बाद बौद्ध धर्म के विकास को गति मिली। तो पश्चिम उत्तर है, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था वहां पर सिकंदर ने तब तक आक्रमण कर दिया था और इस आक्रमण के फलस्वरूप उन्होंने वहां पर बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद, इस आक्रमण के बाद ही ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का जो है वो विकास और भी तेजी से होने लगा। आगे का बिंदु है पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था, नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट्स थे, वहां पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसके क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर आए। आइए देखते हैं क्या है। 2 विलक्षण व्यक्ति सामने आए। यहाँ पर 2 विलक्षण मतलब जिनमें बहुत ही अद्भुत लक्षण नजर आए, उस तरह के जो 2 व्यक्ति थे वो सामने आए। वो 2 व्यक्ति कौन थे? पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे उनके मित्र, मंत्री, सलाहकार चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मित्र, मंत्री और सलाहकार जो थे वो चाणक्य थे और इन्हीं 2 विलक्षण व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे है बदलती परिस्थिति का लाभ उठाया। अब चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य थे, चाणक्य उनके गुरु भी थे, सलाहकार भी थे, उन्होंने इस बदलती परिस्थिति, कौन सी बदलती परिस्थिति? सिकंदर के आक्रमण के बाद जो परिस्थितियां बदल रही थी, उस बदलती परिस्थिति का पूरा लाभ चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने उठाया। परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लिया और उन परिस्थितियों को उन्होंने इस तरह से अपने अनुसार ढाल लिया जिससे कि उन्हें लाभ उसका मिल सके। तो यहाँ पर इस तरह का फायदा इन 2 लोगों ने उठाया। आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य का साथ। अब इन दोनों का साथ किस तरह का था? चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु थे, उनके मंत्री थे, उनके सलाहकार जिनको माना जाता है चाणक्य, इन दोनों का साथ किस तरह का था ये हम देखते हैं। दोनों का मेल अद्भुत था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक पराक्रमी राजा के रूप में सामने आए, बहुत ही शक्तिशाली पराक्रमी राजा थे। और दूसरी तरफ चाणक्य जो कि उनके सलाहकार थे, जो कि बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे, जो हर परिस्थिति में सही सलाह चंद्रगुप्त मौर्य को दिया करते थे। तो इन दोनों का जो मेल था, इन दोनों का जो साथ था वो बहुत ही
अद्भुत था। इस तरह का साथ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इन दोनों का साथ बहुत ही अद्भुत साथ इनका माना जाता है। आगे है, मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाले गए थे। एक समय ऐसा था जबकि नंद साम्राज्य में चाणक्य एक मंत्री के रूप में वहां पर कार्यरत थे। वहां पर कुछ इस तरह की परिस्थितियां आई थी जिससे कि नंद साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने बहुत ही अपमानित करके चाणक्य को अपने राज्य से निकाल दिया था। आगे का बिंदु है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पटना। अब ये जो नंद साम्राज्य है इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसे आज के समय में हम पटना के नाम से जानते हैं। आगे का बिंदु इस तरह से है, पश्चिमोत्तर प्रदेश तक्षशिला गए। नंद साम्राज्य से निकाले जाने के बाद ये दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश तक्षशिला गए, जहां पर कि सिकंदर ने आक्रमण करके बहुत सारे राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया था। यूनानियों के संपर्क में आए, वहां पे यूनानी जो थे राज करते थे, उनके संपर्क में ये दोनों आए। इसके बाद उन्होंने सिकंदर ने इन्हें वहां नियुक्त किया था, और सिकंदर चूंकि बहुत सारे राज्यों को वो जीत चुके थे उस जगह पर, सिकंदर ने यूनानियों को नियुक्त किया था वहां की देखभाल के लिए या वहां का राजपाट संभालने के लिए। आगे है, चंद्रगुप्त सिकंदर से भी मिले, और वहां पर इसी दौरान सिकंदर से भी चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य थे इन दोनों ने सिकंदर से भी मुलाकात की। इसके बाद वाला बिंदु इस तरह से है, चंद्रगुप्त और चाणक्य की कार्यविधि। अब यहाँ पर ये किस तरह से इन दोनों ने कार्य करना शुरू किया, क्योंकि इनका लक्ष्य था नंद साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना, नंद साम्राज्य को खत्म करना, क्योंकि ये अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। तो इनकी कार्यविधि किस तरह की थी, किस तरह से उन्होंने कार्य करना शुरू किया, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रीयता का प्राचीन नारा, उन्होंने लोगों को उकसाया, लोगों को जगाया और उन्हें एकजुट आने के लिए कहा। इसके बाद है, विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया, और धीरे धीरे इन लोगों ने, जो हमारे भारतीय लोग हैं, उन्हें विदेशी आक्रमणकारी जिन्होंने बाहर से आकर हमारे देश पर कब्जा किया, हमारे राज्यों को जीता और यहाँ पर राजपाट करने लगे, उनके विरुद्ध उन्हें भड़काने लगे, उन्हें उत्तेजित करने लगे। यूनानी सेना को वहां से खदेड़ दिया, और देखते ही देखते इन्होंने इस तरह की एक सेना तैयार कर ली चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, और वहां पर यूनानियों पर, जिसे सिकंदर ने नियुक्त, युद्ध में हराकर वहां से उन्होंने खदेड़ दिया, वहां से उन्होंने भगा दिया। आगे है, तक्षशिला पर पूरा अधिकार कर लिया, और इस तरह से तक्षशिला जो कि सिकंदर के कब्जे में थी और वहां पर यूनानी सेना उस वक्त राज कर रही थी, उन्हें हटाकर उन्होंने तक्षशिला पर अपना अधिकार जमा लिया। लोगों ने चंद्रगुप्त का साथ दिया, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि राष्ट्रीयता का नारा देने के बाद, लोगों को एकजुट रहने का संदेश देने के बाद, लोगों ने भी चंद्रगुप्त का पूरा साथ दिया, और जो विदेशी आक्रमणकारी थे जो कि आकर के यहाँ पे राज कर रहे थे, उन्होंने मिलकर वहां से हटा दिया। लोगों को साथ लेकर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र पहुंचे। अब यहाँ पर उनका जो दूसरा लक्ष्य था वो था नंद साम्राज्य पर हमला करना, और इसी ध्येय के साथ वो लोगों को साथ लेकर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र भी पहुंच गए। पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटी, आइए देखते हैं इन बिंदुओं के अंतर्गत। सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्षों में पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। अब सिकंदर की मृत्यु भी हो चुकी थी तब तक, और देखते ही देखते 2 वर्षों के अंदर ही चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर पाटलिपुत्र पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। नंद साम्राज्य को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और साथ ही साथ नंद साम्राज्य को बिल्कुल उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, बिल्कुल हटा दिया, और साथ में उन्होंने एक नए साम्राज्य जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। इतिहास में पहली बार केंद्रीय शासन बना, और यहाँ पर ये जो शासक थे ये बहुत ही शक्तिशाली, समय के साथ बहुत ही शक्तिशाली हुए, और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई केंद्रीय शासन बना। वहीं से, उसी राज्य से पूरे एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो राज्य फैले हुए थे उन्हें पूरी तरह से अपने अधिकार में उन्होंने कर लिया, और उन सब का संचालन जो था वो केंद्रीय सरकार की तरह ये जो मौर्य साम्राज्य है वो किया करता। आगे है, पाटलिपुत्र इस मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना, और पाटलिपुत्र को मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना दिया। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो नया राज्य स्थापित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के मेल से जो नए राज्य की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य, उसका विवरण क्या था, वहां किस तरह के नियम कानून थे, क्या कुछ वहां घट रहा था, वो हम इन बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। पहला है,
नए राज्य का पूरा लिखित ब्यौरा उपलब्ध है। हमें इस नए राज्य का मतलब है मौर्य साम्राज्य की इतनी जानकारी इसलिए है क्योंकि इतिहास में इसके बारे में सब कुछ हमें लिखित रूप में मिल जाता है, इसीलिए हमें इतने अच्छी तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में ये सारी बातें पता है। आगे है भारतीय लिपि में और यूनानी लिपि में। तो यहाँ पर जो नया राज्य है मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में जो जानकारी है हमें भारतीय लिपि में भी मिलती है, साथ में यूनानी लिपि में भी इसके बारे में सारा विवरण स्पष्ट लिखा गया है। कौटिल्य द्वारा लिखे अर्थशास्त्र में भी, कौटिल्य जो है चाणक्य का ही दूसरा नाम है। कौटिल्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसमें भी हमें मौर्य साम्राज्य के पनपने और उसके विकास करने के सारे विवरण हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। आगे है कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कौटिल्य जो है चाणक्य का ही दूसरा नाम है। अपनी पुस्तक में मौर्य काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य काल से संबंधित पूरी जानकारी विस्तार में उन्होंने लिखी है। अब यहाँ पे किस किस तरह की जानकारी है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संपूर्ण कार्यकाल की जानकारी। सामाजिक, उस वक्त का समाज कैसा था, किस तरह से लोग अपना जीवन जीते थे, इसके बारे में। आर्थिक, पैसों का लेन देन या व्यापार से संबंधित किस तरह के कार्य किए जाते थे, इसकी जानकारी भी मिलती है। राजनैतिक, राजनीति उस वक्त की कैसी थी, किस तरह के फैसले लिया करते थे, इसकी जानकारी है। साथ में संपूर्ण कार्यकाल की जानकारी, जब तक मौर्य साम्राज्य में राजाओं ने राज किया तब तक की सारी जानकारी हमें कौटिल्य द्वारा लिखे अर्थशास्त्र में मिलती है। आगे है सिल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीस ने लिखित रूप में छोड़ा। यूनानी लिपि में जो हमें नए राज्य मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ मिलता है वो किसने लिखा था? वो लिखा था सिल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीस ने लिखित रूप में छोड़ा था। तो यहाँ पर सिल्यूकस के जो राजदूत थे जिनका नाम था मेगस्थनीस, इन्होंने सब कुछ मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। इसके बाद वाला जो बिंदु है वो है चंद्रगुप्त की विराट सेना का वर्णन। यहाँ पर कौटिल्य द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है अर्थशास्त्र में, उसमें सिर्फ वहां के राजकाज या वहां की सामाजिक स्थिति के बारे में ही नहीं बल्कि चंद्रगुप्त की विराट सेना का भी वर्णन किया गया है कि उसकी सेना जो थी वो कितनी बड़ी थी। आइए आगे देखते हैं चाणक्य का व्यक्तित्व। तो यहाँ पर चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बिंदु हम देख लेते हैं। कर्मठ एवं बुद्धिमान, इन्हें बहुत ही कर्मठ मतलब अपने कर्म पर विश्वास करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति माना गया था। साथ में बुद्धिमान, ये बुद्धिमान तो थे ही, इनकी बुद्धि का कोई जोड़ नहीं था। आगे है उस युग को दर्शाता प्राचीन भारतीय नाटक। यहाँ पर पहले, जैसा कि हम जानते हैं, पहले के जमाने में प्राचीन काल में जो मनोरंजन का जो एक साधन हुआ करता था वो था नाटक। तो इस तरह से बहुत सारे नाटक लिखित रूप में भी हमें मिलते हैं और इसी तरह का एक नाटक है जिसका शीर्षक है मुद्रा राक्षस। इसमें भी हमें चाणक्य के व्यक्तित्व से मिलते जुलते जो चरित्र हैं उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें और बताई गई हैं? तो यहाँ पर आगे है चाणक्य के व्यक्तित्व और गुणों से मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे मुद्रा राक्षस का जो चरित्र इसमें वर्णित किया गया है, वो जो व्यक्तित्व है वो चाणक्य के व्यक्तित्व से बहुत कुछ मिलता जुलता है। और इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें मुद्रा राक्षस के रूप में या मुद्रा राक्षस के गुणों के बारे में क्या बताया गया है इस नाटक में, आइए देखते हैं। पहला है साहसी। मुद्रा राक्षस जो चरित्र है वो बहुत साहसी है, जैसा कि चाणक्य के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र रचने की कला में निपुण, किसी भी के खिलाफ भी या किसी चीज को जीतने के लिए किस तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं, इस चीज में भी वो काफी निपुण थे। आगे है अभिमानी। उनके व्यक्तित्व में एक ये भी सबसे अच्छी बात थी कि वो बहुत ही अभिमानी व्यक्ति थे। वो कभी भी किसी के सामने गलत कारणों से कभी भी नहीं झुकते थे, तो उनमें अभिमान भी कूट कूट कर भरा हुआ था। सादा व तपस्वी जीवन जीना, उन्होंने हमेशा सादा और तपस्वी जीवन जिया था। कभी किसी लालच में या राजपाट का लालच या धन दौलत का लालच उन्हें कभी भी नहीं था। एक तपस्वी की तरह वो अपना जीवन जीते थे और अपना कार्य करते थे। प्रतिशोधी, प्रतिशोधी मतलब बदला लेने वाला, प्रतिशोध लेने वाला।
उनके मन में अगर किसी के प्रति नफरत थी, गुस्सा था या किसी तरह के प्रतिशोध की भावना थी तो वो जरूर किसी न किसी तरीके से उससे प्रतिशोध लेकर ही रहते थे। अपमान को न भूलने वाले, स्वयं के अपमान को वो कभी भी नहीं भूलते थे। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि नंद साम्राज्य में कुछ ऐसी बात हुई थी जिसको लेकर उन्हें बहुत ही ज्यादा अपमानित करते हुए उस राज्य से निकाल दिया गया था, और उसी वक्त उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो नंद साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे, और वैसा ही उन्होंने किया। तो अपने अपमान को वो कभी भी नहीं भूलते थे। ऊंचे पद व शान शौकत में दिलचस्पी नहीं, उन्होंने कभी भी जो कार्य था राजा के प्रति, जो उनके कर्तव्य थे, जिम्मेदारियां थी, वो कभी भी उन्होंने किसी ऊंचे पद के लालच में नहीं किया। वो कभी भी इस तरह की शान शौकत या ऊंचे पद का उनके मन में कभी भी लालच नहीं होता था। सिर्फ वो सच्चे दिल से अपने कार्य को करते थे। राज्य और राजा के प्रति वो हमेशा समर्पित भाव से काम किया करते थे। आगे है अपने लक्ष्य पर हमेशा नजर, उनकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर होती थी। किसी भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करना है तो अपनी नजर हमें कभी भी अपने लक्ष्य से हटानी नहीं चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने अपनी पुस्तक में भी कही है, और इसी चीज का अनुसरण करते हुए हमेशा वो उसी बात को सोचते थे, उसी बात को जीते थे जब तक कि उस चीज में उन्हें सफलता नहीं मिल जाती थी। आगे है दुश्मन को धोखे से पराजित करना, वो ये मानते थे कि युद्ध में हर तरह की नीति का प्रयोग हम कर सकते हैं। उनका यह मानना था कि दुश्मन को यदि हराने के लिए हमें धोखे का भी इस्तेमाल करना पड़े तो हमें वो भी करना चाहिए। कभी भी दुश्मन को हमें मौका नहीं देना है, और किसी भी तरह से, चाहे वो धोखे से ही क्यों ना हो, हमें उसे पराजित करना चाहिए। आगे है साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में। यहाँ पर जो चाणक्य थे वो साम्राज्य की जो बागडोर थी वो हमेशा अपने हाथों में रखते थे, क्योंकि इसकी उन्हें बहुत ज्यादा समझ थी, बहुत ज्यादा अनुभव था, और वो जो फैसला लेते थे वो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्हें भी मान्य होता था। सम्राट को स्वामी नहीं प्रिय शिष्य मानना, मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कभी भी एक राजा की दृष्टि से नहीं देखा या स्वामी की दृष्टि से नहीं देखा। वो हमेशा उन्हें एक प्रिय शिष्य ही मानते थे। तो इस तरह से चाणक्य के बारे में ये सारी बातें, उनके व्यक्तित्व के बारे में ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो आइए आगे देखते हैं। कर्तव्य और जिम्मेदारी की पूर्ति के पश्चात चाणक्य द्वारा यह भी बताया गया है कि जब हमारे कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं तो उसके पश्चात हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। इसके अंतर्गत वो बता रहे हैं, शपथ और उद्देश्य पूर्ति के पश्चात सेवा निवृत्त होकर चिंतन मनन में जीवन बिताना। उनका मानना था कि जिस पल मेरे कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद में सेवा निवृत्ति, मतलब अपनी सेवाओं से निवृत्त हो जाना, अपनी सेवाओं को समाप्त करते हुए मैं सिर्फ अपना जीवन चिंतन और मनन में ही व्यतीत करूंगा। अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए चाणक्य किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। यहाँ पर एक और चीज थी, राजनीति जो थी उसे वो बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, और इसी के अंतर्गत उन्होंने एक बात और कही थी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी तरह की सहायता लेनी हो या किसी के आगे अगर सिर भी झुकाना हो तो हमें उसमें संकोच कभी नहीं करना चाहिए। हमारा ध्येय सिर्फ यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। आगे है चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखे विषय। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो कि चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र, जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें लिखे गए हैं। तो आइए देखते हैं। शासन के सिद्धांत और व्यवहार पर विचार। यहाँ पर शासन के सिद्धांत, किसी भी शासन को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और जो व्यवहार होता है, चाहे राजा का व्यवहार हो या प्रजा का व्यवहार हो, उस पर उन्होंने अपने विचार पूरी तरह से दिए हैं कि शासन को चलाने के लिए राजा का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, प्रजा का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, तभी एक सफल शासन हम कर सकते हैं। आगे है किले बंदी और रक्षा के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें अर्थशास्त्र में लिखी हैं। किले के बारे में, किला कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम एक सुरक्षित किले का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि अगर दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण भी करे तो कभी भी वो अपने इरादों पे सफल ना हो पाए। और साथ में बंदी, जो हमारे युद्ध के बाद कुछ लोग या राजा जिन्हें हम बंदी बना लेते हैं, उनके बारे में उनके क्या विचार थे, और रक्षा के बारे में, किले को किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है या अपनी रक्षा किस तरह से की जा सकती है, इस बारे में उन्होंने बहुत ही गूढ़ बातें, बहुत ही गहरी बातें उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखी है। आगे है चंद्रगुप्त के विराट सेना का वर्णन। तो यहाँ पर
चाणक्य ने यह भी एक बात बताई है कि चंद्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, बहुत विराट सेना उनके पास थी। लेकिन यहाँ पे सेना के बारे में बताते हुए चाणक्य यह कहते हैं कि सेना की संख्या से अधिक अनुशासन और उचित नेतृत्व महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चाणक्य जो है संख्या पर बल न देकर सैनिकों के अनुशासन और उनके उचित नेतृत्व को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। सैनिक अगर कम भी हुए, लेकिन कम सैनिकों में भी अगर उनमें अनुशासन है और उनका नेतृत्व, कोई ऐसा नेता कर रहा है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके, तभी हम किसी युद्ध को जीत सकते हैं। सिर्फ संख्या में ज्यादा होना यह किसी शक्तिशाली सेना का प्रमाण नहीं है। आगे है, अन्यथा वे बोझ बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सैनिकों की अपार संख्या है, एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास सैनिक हैं, लेकिन उनमें ना तो अनुशासन है और ना ही उनका उचित मार्गदर्शन करने वाला कोई नेता है, तो ऐसी सेना हमारे लिए बोझ बन जाती है। हम सिर्फ उन्हें उनके ऊपर जो राजा है वो सिर्फ खर्च करता है, उनसे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह की गूढ़ बातें जो चाणक्य हैं उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखी है। आइए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में अन्य बातों व विषयों का उल्लेख। अर्थशास्त्र में और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिसके बारे में जल्दी से हम इन बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला है व्यापार और वाणिज्य। यहाँ पर व्यापार, बिजनेस से रिलेटेड किस तरह के व्यापार किए जाते थे, कहाँ कहाँ तक लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, उन सारी बातों का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आगे है कानून और न्यायालय। उस वक्त भी जो कानून था, जो लोग अगर कोई जुर्म करते थे, किसी तरह का गलत व्यवहार होता था, तो उनके खिलाफ किस तरह के कानून बनाए गए थे, किस तरह के न्यायालय थे, किस तरह से फैसले लिए जाते थे, इन सारी बातों का उल्लेख वहां पर किया गया है। आगे है कृषि। उस वक्त का जो कृषि समाज था, किस तरह के कृषि की सुविधाएं थी, कृषक जो थे वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, इसके बारे में भी अर्थशास्त्र में पूरी जानकारी दी गई है। मंडियां, मंडियां का मतलब होता है बाजार। उस वक्त बाजार कैसे हुआ करते थे, किन चीजों की खरीद और बिक्री वहां पर की जाती थी, इनकी जानकारी भी हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। आगे है जहाज और जहाजरानी। जहाज, जहाज मतलब जो बड़े बड़े जहाज जो होते थे, जो हमारे देश से दूसरे देश या तो लोगों को ले जाते थे या फिर व्यापार के सिलसिले में जाया करते थे, उनके बारे में। साथ में जहाज रानी, जहाज रानी होता है इस तरह का एक मंत्रालय या इस तरह का एक विभाग जो कि जहाजों की आवाजाही, आवाजाही मतलब एक देश से दूसरे देश जाना और आना, इन सारी बातों का वो हिसाब रखते हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। उस विभाग को जहाज रानी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के विभाग भी बनाए गए थे जो कि ऐसे जहाजों पर नजर रखते थे और साथ में वो कहाँ जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब उनका वापस आना हो रहा है, इन सारी बातों पर ये ध्यान रखते थे। तो इनकी जानकारी भी अर्थशास्त्र में हमें साफ शब्दों में मिलती है। आगे है विधवा विवाह। विधवा विवाह के बारे में भी चाणक्य ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि अगर कम उम्र में किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो विधवा के पुनर्विवाह के बारे में भी बहुत सारी बातें अर्थशास्त्र में लिखी गई, क्योंकि वो समय एक ऐसा समय था जबकि लोग रूढ़िवादी विचारधाराओं से बंधे हुए थे। तो उस वक्त किस तरह के नियम बनाए गए थे एक विधवा के लिए, क्या उसका पुनर्विवाह करना समाज को स्वीकार्य था, तो इस तरह की बातें भी लिखी गई हैं। आगे है सामाजिक रीति रिवाज। बहुत सारे रीति रिवाज जो समाज के लोगों के द्वारा उन्हें अपनाए जाते थे, उनके बारे में भी जानकारी है। विवाह और तलाक। उस वक्त भी तलाक जैसी चीजें हुआ करती थी। विवाह भी होता था, अगर स्त्री और पुरुष के बीच में उस तरह का मेल जोल ना हो या वो साथ में ना रह पाए तो उसके लिए तलाक भी लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें भी उस वक्त हमें इनकी पुस्तक में देखने को मिलती। खानों और कारखानों को चलाना। खानों, बड़े बड़े जो खान थे, कोयले के खान थे या कुछ और तरह की चीजें जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाली जाती थी, और कारखाने, इस तरह की फैक्ट्रीज जो थी, उन्हें चलाने के लिए किस तरह के नियम कानून होने चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी अर्थशास्त्र में दी गई है। बागवानी, बागवानी गार्डनिंग, शहर को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह बगीचों का निर्माण करवाना चाहिए या किस तरह के बगीचे होने चाहिए, इसकी जानकारी भी हमें अर्थशास्त्र में मिल जाएगी। आगे है निगम। निगम का मतलब है कुछ इस तरह के विभाग जो कि पूरे शहर के अलग अलग क्षेत्रों को संचालित करते थे। जैसे कि आज हमारे अगर हम देखें अपना एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लेते हैं, जैसे कि नगर निगम। नगर निगम जो कि शहर की साफ सफाई का ध्यान रखता है, हर चीज इस तरह की चीजों का ध्यान रखने के लिए अलग अलग तरह के बिजली विभाग है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे विभाग हैं
उन्हें बनाया गया था, ताकि वो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो चीजें हैं उनकी पूर्ति कर सके और लोगों की सुविधा के लिए काम कर सकें। आगे है उद्योग धंधे। उद्योग मतलब कारखाने थे, फैक्ट्रीज थी और धंधे भी किया करते थे लोग, उस तरह के बिजनेस किया करते थे। इन पर भी इनके भी क्या नियम थे, किस तरह से उन्हें अपने उद्योग धंधों को चलाना है, इसकी भी जानकारी हमें उस पुस्तक में मिलती है। जनगणना, जनगणना मतलब लोगों की गिनती, कितने क्या हमारी पॉपुलेशन है, किस तरह से गणना की जानी चाहिए, क्योंकि कितने लोग हमारे राज्य में हैं, इसकी भी जानकारी जो राजा है या जो शासन है उसे होना चाहिए। तो इसीलिए जनगणना का भी प्रावधान उस वक्त था। पासपोर्ट, अगर हम एक देश से दूसरे देश हम यात्रा कर रहे हैं तो उस वक्त भी पासपोर्ट जैसी चीजें अर्थशास्त्र में हमें इसकी जानकारी भी मिलती है, क्योंकि कुछ तो लिखित प्रमाण हमारे पास होना चाहिए कि हम किस देश से हैं और किस देश में हम यात्रा कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए हम वहां रुकेंगे। इन सारी जानकारी और इनके तहत जो नियम कानून थे उसे लागू करते हुए ही लोग एक देश से दूसरे देश यात्रा कर सकते थे। इसके बाद है स्त्रियों के अधिकार। उस वक्त भी स्त्रियों के लिए कुछ अधिकार बनाए गए थे या उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे जिनका पालन जो है वो स्त्रियां करती थी। इन अधिकारों के अंतर्गत वो किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठा सकती थी। कर और लगान, कृषि के द्वारा या किसी व्यापारिक धंधे के द्वारा जो भी लोग कमाई करते थे उसका एक छोटा सा हिस्सा वो कर और लगान के रूप में राजा को दिया करते थे। तो इसके भी जैसे आज हम टैक्स पे करते हैं तो उसके भी कुछ नियम कानून है, उसी तरह से कर और लगान का भुगतान करने के लिए भी नियम कानून बनाए गए थे। अगला बिंदु है दस्तकारी। दस्तकारी होता है हाथ से बनाई जाने वाली चीजें, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मूर्तियां हो या बर्तन हो। तो इस तरह की जो चीजें थी उनके लिए भी, उनकी खरीद फरोख्त के लिए या उनकी बिक्री के लिए या उससे संबंधित जो आप व्यापार कर रहे हैं उसकी भी पूरी जानकारी इसमें पुस्तक में लिखी हुई है। सिंचाई और जलमार्ग, सिंचाई, खेतों की सिंचाई के बारे में बड़े बड़े नहर बनाए जाने चाहिए थे। जिस क्षेत्रों में कृषि जो है वो सिर्फ वर्षा के जल पर ही निर्भर रहते थे वहां पर किस तरह से सिंचाई की सुविधाएं लानी चाहिए इसकी भी जानकारी थी। साथ में जलमार्ग, जलमार्ग नहरों को बनाना या नदियों का रुख मोड़ देना ताकि वो किसानों के लिए मददगार साबित हो, इस तरह की बातें भी उसमें लिखी गई हैं। मत्स्य उद्योग भी एक बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है, तो यहाँ पर इसके भी क्या नियम कानून थे, इससे संबंधित जो व्यापार थे वो कैसे किए जाते थे, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। कसाई खाने, कसाई खाने उस जगह को बोला जाता है जहां पर कि जानवरों को या मृत जानवरों के चमड़ों का काम होता है या फिर ऐसी जगह जहां पर कि जानवरों को मार करके उसका मांस जो है वो बेचा जाता है, तो उसे कसाई खाने कहा जाता है। इसके बारे में भी जो बातें हैं वो अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। जेल, यहाँ पर जेल का क्या प्रावधान होना चाहिए, किस दशा में लोगों को जेल में बंद किया जाना चाहिए, किस तरह के जुर्म के लिए कितने दिनों की जेल होनी चाहिए, इस सारी चीजों की भी जानकारी हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। तो एक राज्य को चलाने के लिए किस तरह से हर नीति का, हर नियम का ध्यान रखा गया था और हर चीज के बारे में एक विस्तृत जानकारी चाणक्य द्वारा अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखी गई थी। इसे देखकर हमें यही पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य जो था वो एक विकसित साम्राज्य था और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा था। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ और नियम दिए गए हैं। राज्य का नियम, अब राज्य में भी कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जो कि राजा के लिए भी मान्य थे और साथ में प्रजा को भी मानना उन्हें बहुत जरूरी था। तो ऐसे कौन से नियम थे, आइए देखते हैं। राज्याभिषेक के समय राजा द्वारा शपथ अनिवार्य। किसी भी व्यक्ति को जब राजगद्दी पर बिठाया जाता है तो उस वक्त एक शपथ होती थी जिसे कि राजा द्वारा पढ़ना बहुत ही अनिवार्य माना जाता था। उस शपथ को लेना और उसका पालन करना राजा के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। आगे है प्रजा की सेवा। राजा को हमेशा इस मानसिकता के साथ होना चाहिए कि वह जो है प्रजा की सेवा करने के लिए इस राजगद्दी पर बैठा है। प्रजा की सेवा का भाव हमेशा ही राजा के मन में होना चाहिए। आगे है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख। तो यहाँ पर राजा स्वयं ही सुख या भोग विलास में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रजा जिन बातों से सुखी होगी उन्हीं बातों को राजा को करना चाहिए। राजा का सुख जो है वो प्रजा के सुख में ही निहित होना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पर शपथ में पढ़ाई जाती थी। आगे है प्रजा द्वारा अच्छे लगने वाले काम को ही करना। यहाँ पर प्रजा जिन कामों का विरोध करे या जो काम प्रजा को अच्छी न लगे वैसा काम राजा को कभी भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के नियम जो हैं उस वक्त बनाए गए थे।
स्वयं उत्साही रहेगा एवं प्रजा में भी उत्साह का संचार करेगा। जो राजा है उसे हमेशा उत्साही होना चाहिए, इस तरह की भावना होनी चाहिए जिससे कि उसका उत्साह देखकर प्रजा में भी उत्साह का संचार हो, प्रजा भी उत्साहित रहे। तो ऐसे जो नियम हैं वो उस वक्त के राजा के लिए अनिवार्य बना दिए गए थे। आगे है, सार्वजनिक कार्य के लिए राजा की आज्ञा आवश्यक नहीं। ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक काम हैं जैसे कि सड़कों का निर्माण, कुओं का निर्माण, तालाबों का निर्माण, इस तरह के जो कार्य हैं जो कि प्रजा की भलाई के लिए किए जा रहे हैं, यदि किसी कारणवश राजा उस वक्त उपलब्ध नहीं है तो उसकी आज्ञा के लिए हमें इंतजार नहीं करना है। ऐसे कार्य जो कि प्रजा की भलाई के लिए किए जाने वाले हैं, उन सारे कार्यों को तुरंत ही शुरू कर देना है। उसके लिए राजा की अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं मानी जाती थी। राजा द्वारा अनीति करने पर, अनीति का मतलब है नीति के विरुद्ध, यदि राजा कुछ ऐसे कार्य करे जो कि नीति संगत ना हो, जो कि नियम के विरुद्ध हो, तो ऐसा करने पर प्रजा का अधिकार होगा। प्रजा को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे जिनके अंतर्गत वो क्या कर सकती है, राजा को हटाकर किसी अन्य को वह स्थान दे दे। यहाँ पर प्रजा के हाथ में इतना अधिकार दिया गया था, इतनी शक्ति दी गई थी कि अगर राजा नीति के अनुसार ना चले, नियम कानून के अनुसार ना चले, तो उसे प्रजा उसकी गद्दी से हटाकर किसी अन्य को उस राज्य का राजा बना सकती है। इस तरह के अधिकार उस वक्त प्रजा को दिए गए थे। तो ये सारे जो हैं वो राज्य का नियम है। जो भी व्यक्ति राजा के रूप में उस गद्दी पर बैठता है उसे इन नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक। तो इस तरह से ये जो शीर्षक है वो भी खत्म होता है। तो बच्चों, आशा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये जो आज का शीर्षक था, चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इसका भावार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अन्य शीर्षकों के भावार्थ भी हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।